समुच्चय और समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं बेटा? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग इन बाबा को देखेंगे। इस बाबा को देख पा रहे हो सभी लोग? सभी लोग इस बाबा को देख रहे हो? हैं? सभी लोग इस बाबा को देख रहे हो? देख पा रहे हो? सभी लोग को दिख रहा है? ये बाबा जो है इनका नाम क्या है बता दूं आपको? ये देखो, इनका नौवा जो है अजीब तरह का है। क्या नाम है? पढ़ पाओ, दिखाओ, पढ़ो बेटा, कटप्पा नहीं है बेटा, जॉर्ज कैंटर। क्या नाम है इसका? इनका नाम क्या है? जॉर्ज कैंटर। इन्होंने ही समुच्चय का प्रमेय, मतलब सेट थ्योरी, जो सेट थ्योरी है वो किसने दिया था? तो बस एक चीज, बस आपको यही चीज जानना है कि सेट थ्योरी यानी समुच्चय का जो प्रमेय है, ये जो एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन दिया था? ये जॉर्ज बाबा ने। क्या बेटा? जॉर्ज बाबा ने दिया था। सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो समुच्चय क्या होता है। सबसे पहला मुद्दा यह है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपका होगा कि सर समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय को पहली बात अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा सेट। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। आखिर होता क्या है तो मैं तुम्हें बताता हूं। उससे पहले थोड़ी सी ये बात आपको जाननी चाहिए कि आपके पास दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो दो तरह से पूछा जाता है। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर सभी लोग सही बताते हैं, सेम बताते हैं। जिसका उत्तर सब लोग क्या बताते हैं? समान बताते हैं, समान बताते हैं, यानी सेम बताते हैं। और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। अब देखो, इसी से समझोगे, इसी से सेट समझ सकोगे। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताओ उत्तर, जल्दी बताओ। अभी देखो सब लोग बताओगे, अभी तुमसे ही अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन कहा था 11 रे? बहुत मारोगे। 11 कहा होता है? हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ स्वरों की संख्या क्या? सारे लोग उत्तर क्या दे रहे हैं? सर 5। 5 दे रहे हैं ना? 5 तो होता है, 5 तो होता है। कौन कौन होता है? सर जी ए, सर जी ए, ई, सर जी आई, सर जी ओ, सर जी यू, यही तो होता है। बताओ भाई, बताओ। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारी फेवरेट वाली हीरोइन कौन है? तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ। अब देखो आगे मजा। अब देखो, इसी में कोई कहेगा, लखनवा कहेगा कि हमारी अमरपाली है। ठीक है, अमरपाली है, ध्यान से सुनिएगा। इसी में कोनो कहेगा अक्षरा सिंह है। कोनो कहेगा अक्षरा सिंह है। ठीक है, अक्षरा सिंह है। कोनो इसी में कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारी ऐश्वर्या है। ठीक है, हमारी ऐश्वर्या है। ठीक है, इसी में कोनो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारी काजल है, ये हमारी काजल है। तो आपने क्या देखा? इसका उत्तर जो है सबका अलग अलग मिल रहा है, सबका अलग अलग मिल रहा है। हो सकता है कि शिव बंटी कुमार को अमरपाली पसंद हो सकता है क्रिस को अक्षरा पसंद हो सकता है बंटी कुमार को अमरपाली खूबसूरत लगती हो, या मतलब फेवरेट हो। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि क्रिस का भी अमरपाली फेवरेट होगी। ये जरूरी थोड़ी नहीं, नहीं है जरूरी ना बेटा, ये जरूरी तो नहीं। तो भाई इसका सेट नहीं बनाया जा सकता, इसका सेट जरूर बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि अब हम डिफिनेशन पे आते हैं, अब हम लोग परिभाषा पे आते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित
यानी जिसका उत्तर बेटा सबका सेम हो उसी का हम समुच्चय बना सकते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ गई? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। डन है बेटा? यानी जिसका उत्तर सभी का सेम होगा यानी उसी का हम सेट बना सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। इसका कभी हम समुच्चय नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। ये सेट नहीं बन सकता, ये समुच्चय नहीं बन सकता, लेकिन ये समुच्चय बन जाएगा। डन है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय कहते हैं। बात समझ में बात समझ में आ गया? डन है? संग्रह के वस्तुओं के समुच्चय का अवयव या तत्व क्या कहलाता है? सदस्य कहलाता है। अब देखो, मतलब इसका हम क्या बना सकते हैं? सेट बना सकते हैं। अब इसमें जो मेंबर हैं इनको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इनको या तत्व कहो या अवयव कहो, क्या कहो? अवयव कहो या एलिमेंट कहो, अंग्रेजी में सदस्य कहो। ये सारे क्या है? ये एक क्या बना रहा है? कलेक्शन बना रहा है, संग्रह बना रहा है। ठीक है, बात समझ में? ये सारे मिल करके, और इनमें रहने वाले हर एक आदमी को क्या बोला जाएगा? तत्व बोला जाएगा, अवयव बोला जाएगा। बात समझ में आ गया? डन है बेटा? और हर एक समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ABCD से। डन है बेटा? इसी को समुच्चय हम कहते हैं। डन? बात समझ में आ गया? अब तुम्हारे पास कुछ उदाहरण के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास उदाहरण इस प्रकार है। पहला, सभी पूर्णांकों का समूह। मैं बताऊं, अगर मैं पूछूं कि पूर्णांकों का समूह, तो सब लोग बनाएंगे। पूर्णांकों का समूह तो बनाएंगे भाई, -1, -2, पूर्णांक मतलब इंटीजर, यही तो होता है। -3, 0, 1, 2, 3, यही तो बनेगा। तो सबके लिए क्या होगा? ये सेम होगा, मतलब इसका हम समुच्चय बना सकते हैं। ये एक सेट बन जाएगा। सुंदर लड़कियों का समूह नहीं बन सकता। सुंदर लड़कियों का समूह कभी बनेगा? नहीं बनेगा। ये समुच्चय नहीं होगा। बताइए, ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों? सुंदर लड़कियां, हो सकता है मेरे लिए सुंदर वो हो, तुम्हारे लिए सुंदर वो हो, हमारे लिए सुंदर अमरपाली हो, तुम्हारे लिए सुंदर अक्षरा सिंह हो। बात समझ में आ रहा है ना? सुंदर लड़कियों का समूह एक समुच्चय नहीं बन सकता। सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, क्या ये सेट है? क्या इसका समुच्चय बनाया जा सकता है? क्या इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? क्या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हो सकता है? हो सकता है, इसका समुच्चय होगा। अब बताओ, मोटी लड़कियों का समूह, अरे भाई, मोटी लड़कियों का समूह, क्या ये समुच्चय बन सकता है? अरे कैसे बन सकता है? हम तो नहीं कहते अमरपाली मोटी है, हम नहीं कहेंगे अमरपाली मोटी है। हमारी अमरपाली अच्छी है, पतली है, हमारे लिए तो पतली है, क्या दिक्कत है? बात ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए हो सकता है पतली हो, मेरे नजर में वो पतली दिखती हो, तुम्हारे नजर में मोटी हो, अलग बात है। तो इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। डन है? किसी खास विद्यालय के क्लास 11वीं के सभी छात्रों का समूह। तो मान लिया कि एक स्कूल है, किसी विद्यालय का नाम मान लिया रहरिया इंटर कॉलेज। क्या बेटा? रहरिया इंटर कॉलेज है भैया, एक इंटर कॉलेज है। रहरिया इंटर कॉलेज के मान लीजिए विद्यार्थी हैं कुछ 11वीं के। क्या इनका समुच्चय बनाया जा सकता? हाँ, बनाया जा सकता है। मेरे लिए भी जो 11वीं में उन बच्चे पढ़ेंगे वो सेम होंगे, उनके नजर में भी वही बच्चे होंगे। ऐसा थोड़ी ना भैया। रहरिया इंटर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई स्कूल है, कोई भी इंटर कॉलेज हो सकता है, विवेकानंद इंटर कॉलेज, चाहे कोई भी तुम्हारे गांव में कोई स्कूल होगा जिसमें 11वीं की पढ़ाई होती होगी, तो उसमें सभी छात्रों का एक समूह होगा ना, 11वीं के बच्चों का समूह होगा, तो उनका एक समुच्चय बनाया जा सकता है। वो बदल तो नहीं जाएंगे ना,
हर लोगों के लिए अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे, वो सबके लिए सेम होंगे। मेरी नजर में भी वो 11वीं के बच्चे हैं, वो विवेकानंद के हैं, तुम्हारी नजर में भी वो विवेकानंद के ही बच्चे होंगे। डन बेटा। तो इसका एक समुच्चय बनाया जा सकता। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है। सबको समझ में आ गया पक्का। मैंने एक एग्जाम्पल से पूरा डेली लाइफ से कोरिलेट कर दिया, डेली लाइफ से कोरिलेट कर दिया, पक्का ना। अच्छा, नदियों का समूह, नदियों का समूह, नदियों का समूह, बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, नदियों का समूह क्या एक समुच्चय बन सकता है? हाँ बन सकता है बेटा, नदियों का समूह। अरे गंगा, हमारे लिए भी गंगा, तुम्हारे लिए भी गंगा, ऐसा थोड़ी ना वो गंगा जा रही है तो तुम्हारे लिए यमुना है, तो बन जाएगा। जे से स्टार्ट होने वाले महीनों, महीना जो है ना, साल जो होता है तो उसमें कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं बेटा। साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो सभी के लिए 12 होते हैं। क्या इनका समुच्चय बनाया जा सकता है? क्या इनके लिए समुच्चय बनाया जा सकता है? जरूर। तो ये समुच्चय हो जाएगा। डन। बताओ क्लियर है सभी को? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? डन है। समुच्चय किसे कहेंगे? ये बात याद रखना है, जिसका सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हो सकता हो, जिसका उत्तर सभी के लिए सेम हो, वेल डिफाइंड हो। डन है बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब देखो, कुछ बेटा हमारे पास क्या है, समुच्चय के लिए मानक संकेत हैं जिन्हें आपको जानना पड़ता है। पहली चीज, एन क्या होता है? एन, एन से किसको सूचित किया जाता है? प्राकृत संख्या को। क्या बेटा? एन का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। क्या भैया? एन का मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 इस तरह से, यही तो होता है बेटा। 1 2 3 4 5 टिक 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 ऐसे चलता जाता है। तो ये नेचुरल नंबर जिसको कहते हो, प्राकृत संख्या। ठीक है। जेड या आई से पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक, जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या मतलब? पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। क्या होता है बाजू? इंटीजर। डन है बेटा? बात समझ में आ गया? जेड प्लस या आई प्लस, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक। क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक होता है ना। पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। +1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। -1 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो जेड माइनस से किसको डिनोट करोगे? ऋणात्मक पूर्णांक को। डन है? क्लियर है? क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू, कैपिटल लेटर क्यू, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। क्या बाबू? रेशनल नंबर की बात करेगा। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से। क्यू माइनस यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी क्यू माइनस, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये भी बात याद रखना। क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर हो गई? बोलो बेटा, सभी को क्लियर हो गई? डन है भाई? डन है? डन है? सभी लोग बताएं क्लियर है यहां तक चीजें? जल्दी से बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, यस दबाओ बेटा। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? एन का मतलब प्राकृत संख्या, जेड का मतलब पूर्णांक होता है। जल्दी से बताओ, यस दबाओ बेटा। चलो 16% बच्चों को नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा बेटा? जल्दी बताओ। अब आ जाओ ये चीज। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब, कैपिटल आर से किसको डिनोट करते हैं? वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी को पता है। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी को पता है। वास्तविक संख्या 1 2 3 -3 0 1/2 1/3, मतलब सारी संख्याएं आ जाएंगी इसमें। यही तो होता है वास्तविक संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रियल नंबर। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? रियल नंबर कहते हैं। आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या।
बात समझ में आ गई? +1 +2 +1/2 इस तरह से चलेगा। ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, समझ रहे हो? उसको R- से डिनोट करते हैं। ई का मतलब सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्या बेटा? इवन नंबर को किससे डिनोट करते हैं? इवन नंबर यानी ई से डिनोट करते हैं। सम संख्याओं को, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। वो कौन कौन सी संख्या? 2 4 6 8 10 टिक 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 टिक, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या को किससे डिनोट करते हैं? विषम को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कौन कौन सी संख्या होंगी? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है? सर जी 1, सर जी 3, 5, 7। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर होती है। डन है बेटा? चलो, R-Q अपरिमेय संख्याओं का असमुच्चय होता है। ठीक है, R-Q अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सभी लोग बताइए, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या। क्या बेटा? परिमेय संख्या। जो भी है परिमेय संख्या, यही तो बोलते हैं परिमेय संख्या। जो P/Q के फॉर्म में, इसमें पहला कंडीशन क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या में बोलोगे जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, जो भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और एक पहली बात ये, दूसरी बात ये कि कभी भी Q बेटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग बताइए 1/2 क्या है? परिमेय है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करो। 1/2 परिमेय है या नहीं है? है। बोलो है सर। बताइए बताइए, 1/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। खत्म। बोलो स्वाहा। बोलो ये परिमेय संख्या नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई रेशनल नंबर की। अब बताओ इरेशनल नंबर। बोल इरेशनल नंबर बाबू रे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो भी है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती है, जो P/Q के फॉर्म में न लिखी गई हो। कुछ उदाहरण सर दे दीजिए। √2, √3, √5, ये क्या संख्या होती हैं? ये ऐसी संख्या है जिनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन, देखिए बता पाते हो? ये क्या है, रेशनल या इरेशनल? जल्दी से बताओ, रेशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, परिमेय या अपरिमेय? सर जी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 दिया है और √4 से जब बाहर आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब होता है? 2, और 2 को 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या। परंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो डन है। चलो अब आ जाओ। अब कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी है, फिर हम आ जाते हैं समुच्चय पे ही। अब देखो समुच्चय को कैसे लिखते हैं। जैसे ये तो बात बोल दिया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो उन वस्तुओं को कैसे लिखते हैं बेटा? उन वस्तुओं को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या?
जिनका तुम्हें कलेक्शन मिल गया उनको किस में लिखते हैं? मझला कोष्टक में। किसमें? मझला कोष्टक में। और इस समुच्चय को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनसे सूचित किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो हम। तो जैसे मान लो हमें बनाना है, सुनो ध्यान से, हमें बनाना है कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय बनाइए 10 तक का, 10 नंबर तक का। तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म बवाल, खत्म बवाल। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। यही क्या है? समुच्चय है। जो भी संख्या है उनको करली ब्रैकेट में लिख दो, करली ब्रैकेट में लिख दो, बस यही समुच्चय है बेटा। ठीक है, पहली पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है तब? दूसरा पॉइंट, हमेशा क्या लिखते हैं? हमेशा, हमेशा हम मझला कोष्टक में, कोष्टक में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? कोष्टक में, कोष्टक में लिखते हैं। जो भी तुम्हें वस्तु मिल रहे हैं, तत्व मिल रहे हैं, तो उन तत्वों को लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे? कोष्टक में। और जो वो वस्तु हैं, ये जो लिखे जा रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? उनके बीच में कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमा। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो जितने भी अवयव लिखे जा रहे हैं, उन अवयवों के बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमा। यही 3 पॉइंट याद रखना है, 2 पॉइंट कोष्टक में लिखना है, और कोष्टक में लिख करके उन पॉइंट को, वो जो भी वस्तु है, उनको कॉमा के द्वारा अलग कर देना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब 2 गो संकेत हैं, एक ये और ये। इन दोनों का क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों का क्या अर्थ होता है? तो कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, तो इस बात को बताने के लिए संकेत इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया कि एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ एलिमेंट, कुछ अवयव इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है बाबू, बात को समझो। और मान लिया कि मेरे पास एक एलिमेंट है 2, तो 2 क्या इसका सदस्य है? सभी लोग बताएं, क्या 2 इसका सदस्य है? बोलो बेटा, क्या 2 इसका सदस्य है? बोलो है। तो इसको कैसे डिनोट करोगे? इस तरह से, इस तरह से। बात समझ में आ गई? पहली बिंदु समझ में आ गया? पहली बिंदु समझ में आ गई? पहली बिंदु समझ में आ गई? बोलो बेटा, 2 क्या है? इसका सदस्य है। तो सदस्य होने के नाते इस संकेत के द्वारा, इसका मतलब हो गया 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है समुच्चय ए का सदस्य है। चलिए दूसरा, 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 क्या ये बात सही लिखा हुआ है? क्या ये बात सही लिखा हुआ है? सब लोग बताएं, क्या ये बात सही लिखा हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 जो है इस समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, तो इसका पेटवा फाड़ दो, इसका पेटवा फाड़ दो। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई? ये सभी को क्लियर है? चलो एक उदाहरण के थ्रू पूरी तरह से इसको समाप्त करते हैं। मान लिया कि एक समुच्चय ए दिया गया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहला, बी खाली स्थान समुच्चय ए। दूसरा, ई खाली स्थान ए। तीसरा, जेड खाली स्थान ए। चौथा, मान लिया कि एफ खाली स्थान ए। पांचवा, सी
खाली स्थान ए। चलिए इन दोनों संकेतों को भरना है, इन दोनों संकेतों को भरना है। हाँ बता रहा हूं, बता रहा हूं बेटा, इन दोनों संकेतों को भरना है। इस संकेत का मतलब सदस्य है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। ठीक है, चलो बी, बी क्या इसमें दिख रहा है? समुच्चय ए का सदस्य है, जल्दी बताओ है तो क्या भरोगे सर जी? ई, मतलब इस वाला सिंबल संकेत। क्या ई इसका सदस्य है? बोलो बेटा, क्या ई इसका सदस्य है? हाँ है, तो ये भरोगे। डन है बेटा। क्या जेड इसका सदस्य है? जेड इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो ई बनाओ और इसका पिटवा फाड़ दो, खत्म। बोलो स्वाहा। क्या एफ इसका सदस्य है? एफ इसमें दिख रहा है? नहीं सर जी, सर जी ई बनाओ, पिटवा फाड़ दो। सर जी सी इसमें दिख रहा है? सर जी सी इसमें दिख रहा है? हाँ सर जी दिख रहा है, सर जी है इसका सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ? बी जो है ए का सदस्य है, सर जी ई जो है इस ए का सदस्य है, जेड इसका सदस्य नहीं है, एफ इसका सदस्य नहीं है। खत्म बवाल। बोलो स्वाहा। अब एक बार जल्दी से सब लोग कंफर्म कर दो, क्या आपको समझ आ गया? क्या आपको समझ में आ गया बेटा? सभी लोग बता दो जल्दी से, यस दबा दो बेटा, सभी लोग, सभी लोग बता दो, सभी लोग बताओ। 89%। चलो डन है, क्लियर है, यहां तक की बातें सही है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब देखो, समुच्चय को निरूपित करने के लिए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, समुच्चय को निरूपित करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। कौन कौन? पहला तरीका है रोस्टर रूप या सारणी या तालिका रूप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका हमारे पास है बेटा, दूसरा हमारे पास तरीका जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, हमारे पास कितनी मेथड है बेटा? पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है रोस्टर रूप। क्या भाई? रोस्टर रूप। कौन सा? रोस्टर रूप। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है समुच्चय को निरूपित करने के लिए? बोलोगे सर जी समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय निर्माण रूप। क्या बेटा? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। बात समझ में आ गई? इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और इसको बोलते हैं बाबू सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए सबसे पहला रूप, पहले क्या देखना है हमें? रोस्टर रूप देखना है। रोस्टर रूप या सारणी या तालिका रूप। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को मझलो कोष्टक में, क्या बेटा? मझले कोष्टक के अंदर एक एक करके कॉमा दे करके लिखा जाता है। बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जैसे मान लो तुम्हें लिखना है नेचुरल नंबर को, जैसे मैंने लिखा, मतलब 5 तक के नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो बस ये जो हमारा तरीका है बेटा क्या है? टेबुलर फॉर्म, रोस्टर रूप है। बस कॉमा लगाओ, सारे एलिमेंट को लिख दो। मान लो तुम्हें लिखना है क्या? बॉय। बॉय एक शब्द है, इसको भैया बॉय एक शब्द है, इसको समुच्चय के रूप में लिखना है। कैसे लिखो? बॉय मान लिया इस समुच्चय को ए, तो कैसे लिखोगे? एक मझला कोष्टक बनाओगे, इसमें पहले लिखोगे बी, सब कैपिटल लेटर में, कामा ओ कामा वाई। बात समझ में आया? बात समझ में आया? मान लो कैट को लिखना है, तो कैट कैसे लिखोगे? मझला कोष्टक में सी कामा ए कामा टी। बात समझ में आ गई? मान लो डॉग को करना है, डॉग को लिखना है, तो क्या लिखोगे? डी कामा ओ कामा जी। बात समझ में? मझला कोष्टक में। बस खत्म हुआ। यही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है
वो रोस्टर रूप है। बोलो स्वाहा, बोलो बेटा स्वाहा, रोस्टर रूप खत्म। दूसरा हमारे पास क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बाबू रे, महत्वपूर्ण बात यह है कि समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अव्यय को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते। जैसे मान लिया लिखा है स्कूल, क्या बेटा, स्कूल, स्कूल एक लेटर है, एक शब्द है, वर्ड है। अब इस चीज को बेटा अगर तुम्हें समुच्चय के रूप में लिखना हो, रोस्टर रूप में, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, कॉमा बनाओगे, इन क्या बनाओगे, कोष्टक बनाओगे, मजला कोष्टक। पहले एस लिखोगे, फिर सी लिखोगे, फिर एच लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर एल लिखोगे। ऐसा क्यों मैंने किया, तो समुच्चय लिखते समय रोस्टर रूप में यह बात याद रखना है कि अगर कोई दो लेटर, कोई एक लेटर दो बार रिपीट कर रहा है, दो बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो उसको समुच्चय के रूप में जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो लिखना है तुम्हें एप्पल को, क्या बेटा, एप्पल, एप्पल एक शब्द है, एप्पल माने सभी को पता है, ये तो कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। एप्पल माने क्या होता है, सेव। इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, समुच्चय के फॉर्म में, रोस्टर रूप में। सबसे पहले लिखोगे सर जी ए, फिर लिखोगे पी, फिर एल, फिर ए, कॉमा लगाना है सबके। डबल पी लिखा है तो डबल पी इसमें नहीं लिखोगे, एक ही बार पी लिखोगे। हाँ, एक ही बार लिखा जाएगा। डन है, पी एक ही बार लिखा जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, मैं फिर और कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे तीसरा, सभी लोग अपने कॉपी में लिखें, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऑरेंज, तो इसमें तो कुछ पड़ता ही नहीं। ओ लिखो, फिर आर लिखो, फिर ए लिखो, फिर एन लिखो, फिर जी लिखो, फिर ई लिखो, खत्म बाबा। ठीक है, डन है भाई, सभी को क्लियर है। तो हमेशा ये बात भी याद रखना है, इसको नोट डाल के कहीं लिख लो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कभी भी अगर वर्ड आ रहा है, कोई भी शब्द आ रहा है, उसमें अगर कोई दो बार लेटर लिखा गया है तो रोस्टर रूप में लिखते समय यह ध्यान देना है कि उसको एक ही बार लिखना है, खत्म बवाल। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो इसी पे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक समीकरण दिया है बाबू रे, एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जल्दी से हमें बताएं ये कैसा समीकरण है, कैसा समीकरण है, जल्दी से पहले ये बताओ ये कैसा समीकरण है। इसके समीकरण को बताएं पहले, क्या है, नेचुरल द्विघाती। बहुत बढ़िया, लिख नहीं पाया लेकिन बहुत बढ़िया, भजन कुमार सबसे पहले लिखे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण, यही तो है द्विघात समीकरण, यही है, यानी जिसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। बात समझ में आ गई बाबू। तो कह रहा है कि इसका जो भी हल है समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो सॉल्यूशन आता है उसे क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। मेरा बच्चा सब लोग ध्यान दो, तो इसको पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर तो एक्स माइनस 2, इसका गुणनखंड सबको आता है। गुणनखंड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है बेटा, एक है, एक का गुणा दो में करते हैं। क्या करते हैं, दो में करते हैं। कोई ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे दो आ जाए, घटाने या जोड़ने पे एक आ जाए, एक्स की जगह क्या है, एक है ना, एक आ जाए, तो वो दो संख्या हमारे पास क्या है, एक दो और एक एक, यही तो है। अरे दो एक करने दो, दो आ जाएगा गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पे, घटाने पे देखो दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को हम ऐसा क्या करें इनमें कि भैया एक्स आ जाए, तो प्लस 2x माइनस एक्स। अरे 2x में से एक एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स, और यहाँ पे -2 = 0, यही तो होगा।
ये तो सबको आता है, कक्षा 9 में सब पढ़ के आए हो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सब लोग बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, बताओ भाई। x कॉमन है तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या है बाबू, 2 बचा। यहाँ पे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, -x -2, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है, तो x + 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, बोलोगे -2 आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। दूसरा हमारे पास क्या निकलेगा, x - 1, तो x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। डन है बेटा। तो अब इसी चीज को हमें रोस्टर रूप में लिखना है, इसके हल को रोस्टर रूप में। तो हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू, एक आया है और एक -2, तो 1 और -2 खत्म, यही है, यही 1 और -2। डन है बेटा। बाबू क्लियर है मेरा लल्ला, सभी को क्लियर है? सभी इस समय क्लास में कितने बच्चे हैं, कोई बताए हमें, इस समय क्लास में कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का? हाँ हाँ, फगुनिया से नहीं बतियाना है, चुपचाप यहाँ पढ़ाई करना, बहु मारेंगे हैं, एकदम प्यार से पढ़ो। देखो एकदम ये चीज तो कक्षा 9 की थी, कक्षा 8 में पढ़ाया गया था। अब इसी चीज को देखो किस किस फॉर्म में कह दिया, कह रहा कि रोस्टर रूप में लिखो। देख रहे हो, कक्षा 9 की चीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कहा ठीक है कक्षा 9 में पढ़े हो, चेक कर रहा है तुमसे, कक्षा 9 में पढ़े हो, कक्षा 10 में पढ़े हो, अच्छा तो ये बताओ, ये वाला जो इसका हल है इसको रोस्टर रूप में लिखो। इससे 2 काम हो गया इसका। पहला काम ये तुमको चेक भी कर लिया कि देखो कक्षा 9 वाली चीज आती है या नहीं आती है। दूसरा क्या चेक किया कि अब तुम रोस्टर रूप देखो करने आ गया कि नहीं है। चल आगे बढ़ो। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर यानी बेटा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, है ना, समुच्चय निर्माण रूप। तो पहला विधि तुम समझ चुके हो, अब दूसरा विधि तुम्हें समझना है। दूसरा विधि क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, यानी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसको कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से देखो भाई, इस तरह से x इस प्रकार है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। क्या बेटा, x एक प्राकृत संख्या है। ये एक थोड़ा एडवांस रूप हो गया, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। कितने लोगों को समझ में आया, बोलो बाबू, कितने लोगों को समझ में आ गया है, बोलो बेटा, कितने लोगों को समझ में आ गया है, यहां तक की चीजें क्लियर है, डन है, बोलोगे? जल्दी से कमेंट करो बेटा, देखिए कितने बच्चों को समझ में आया। आया सबको आ गया है, ओम कुमार, सनु, सभी को समझ में आ रहा है, डन डन डन, सभी को समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और भी संख्या देख लो, और भी देख लो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, इस तरह से, इस प्रकार है। ऐसे भी हो सकता है y इस प्रकार है, y इस प्रकार है कि y अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में। और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में। अब देखो, अब इस चीज को आप थोड़ा कम समझ पा रहे होगे, मुझे पता है, सेट बिल्डर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा,
मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, समझो बेटा। अब देखो सारे एग्जाम्पल में आपको यही करना होगा बेटा, सारे एग्जाम्पल में, सारे उदाहरण में अब यही कहेगा आपके पहले एक्सरसाइज में, आपको यही कह रहा होगा कि आपको एक क्वेश्चन देगा, कहेगा कि भैया ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दो, या समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको रोस्टर रूप में लिखो। तो सभी लोग बताएं ये कौन सा रूप है, सभी लोग बताएं ये कौन सा रूप लिखा हुआ है, सभी लोग बताएं, पहलका वाला कि दूसरका वाला। सभी लोगों क्या लिख रहा है, x इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है और 40 से छोटा है, यही तो कह रहा है बेटा, यही तो कह रहा है। यहां पे ये लिख लो भाई, एक छोटा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है, को रोस्टर रूप में लिखिए। x एक क्या है बेटा, पूर्णांक, धन पूर्णांक है, x कोई एक संख्या हो सकती है, मतलब इसका वर्ग करने पर 40 से छोटा है, उन सारे संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखिए। तो मान लिया ये समुच्चय a है, इसी चीज को हम बदल देते हैं रोस्टर रूप में। पहली संख्या क्या होगी, 1। अरे 1 का वर्ग करोगे तो 40 से छोटा ही तो रहेगा, होगा ना बाबू। 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 4, तो 2 का वर्ग करने पर भी तो 40 से छोटा आ रहा है। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 पचे 25, 25 भी अभी छोटा है। 6 का वर्ग 36, 36 भी 40 से छोटा है। क्या 7 भी होगा, जल्दी से बताओ, क्या 7 भी होगा, सारे लोग उत्तर दो बेटा, क्या 7 भी होगा, क्या इसमें 7 भी होगा, नहीं सर इसमें 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 का जब वर्ग करोगे, 7 का जब वर्ग करोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये जो समीकरण है, जो दिया गया रिलेशन है, वो संबंध है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि 7 का वर्ग क्या होता है, 49, और 49 कैसे भैया छोटा हो सकता है 40 से, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, खत्म बवाल। डन है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन और, अब देखो क्या कह रहा है, अब एक समुच्चय दिया गया है, सबसे पहले ये समुच्चय बताइए, सभी लोग बताइए ये समुच्चय जो दिया गया है किस रूप में लिखा हुआ है। 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी इसका अर्थ ये है कि ये जो दिया हुआ है वो रोस्टर रूप दिया हुआ है। क्या दिया है, रोस्टर रूप दिया हुआ है। क्या दिया हो बच्चों, रोस्टर रूप दिया है। तो रोस्टर रूप से क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो पहली चीज क्या लिखोगे, सभी लोग पहले अपने कॉपी में लिखें, सभी लोग अपने कॉपी में लिखें, सभी लोग कॉपी में लिखो बेटा, सभी लोग कॉपी में लिखो अपने। पहले ये रोस्टर में दिया हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे लिखोगे, x है ना, x इस प्रकार है कि एक ये x जो है ये क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तुम खुद देखो क्या वर्ग है, खुद देखो बेटा, खुद देखो। अरे एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या होती है, 1 2 3 4 5 क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। और ये जो भी दिया है समुच्चय में वो प्राकृत संख्या का वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है, प्राकृत संख्या का वर्ग दिया गया है। तो उसी चीज को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। खत्म बवाल, स्वाहा। बस नोट कर लो, देख लो बेटा, एकदम सिंपल सी चीज है, बस यही चीज समझना है, क्वेश्चन को देखना है, हवा में मार देना है, खत्म बवाल। क्लियर है, अगर क्लियर हो गई है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से बताइए किसका किस में मिलान होगा। जैसे कक्षा 4 में पढ़ते थे ना, मिलान करते थे, मैच द फॉलोइंग,
जल्दी से बताइए कौन किससे मिलान होगा, पहले बताइए, सब लोग उत्तर बताइए। पहला किसके साथ मिलेगा, पहला किसके साथ मिलेगा, पहला किसके साथ मिलेगा? देखो ऐसे दिख रहा है सर जी, PRLNCAL जो भी लिखा हुआ है, एक शब्द है प्रिंसिपल, आई है बेटा, यहाँ पे आई है आई है, इसको आई बनाओ। तो ये खुद दिख रहा है एक शब्द है और कोई दिया नहीं है, शब्द जो होगा इससे होगा। एक्स इस प्रकार है कि एक प्रिंसिपल एक अक्षर है, ठीक है। चलो दूसरा बताओ, जीरो, ये किसके साथ मिलान कर रहा है, जल्दी से बताओ किसके साथ, दूसरा किसके साथ, उत्तर दो, बताओ उत्तर दो बेटा। बताओ, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो किसके साथ? तो आप देख पा रहे हो x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक संख्या और x प्लस वन बराबर a1, तो x बराबर क्या होगा, एक उधर जाएगा तो एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा ना जी। तो तुम खुद देखो ये c के साथ मिलान होगा। डन है? ये बताओ 1 2 3 6 9 18 किसके साथ होगा, बताइए बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए। 1 2 3 6 9 18 किसके साथ होगा, ए के साथ होगा ना भैया। x इस प्रकार है कि एक धन पूर्णांक है तथा 18 का एक भाजक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो 3 माइनस 3, 3 माइनस एक कट बचा ही है, उसी के साथ होगा, b के साथ बी के साथ ही तो होगा, अरे बाबू बी के साथ ही तो होगा, इसका सोल्यूशन ही तो है, इसका हल ही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर और ये चीज क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी को फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होगा। यानी एक बार x प्लस 3 लिखोगे और दूसरी बार में x माइनस 3 लिखोगे, तो x का मान कितना आएगा, एक 3 आएगा और एक माइनस 3 आएगा, बोलो तो ये चीज किसके साथ होगी, ये b के साथ, खत्म होगा। तो सारे उदाहरण आपके सॉल्व हो चुके हैं, आपके एक्सरसाइज 1.1 के सारे उदाहरण आपके सॉल्व हो चुके हैं। 3 का नहीं समझ में आया, अरे बाबू 1 2 3 6 9 18 लिखा है ना जी, तो x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। इसमें देखो 18 को इस सारा संख्या काट देगा, एक भी 18 को काटेगा सर, 2 भी 18 को काट देगा, 3 भी 18 को काट देगा, 6 भी 18 को काटेगा, 9 भी 18 को काटेगा, 18 भी 18 को काटेगा, समझे? अब समझ में आ गया? अब तो बता तो दिया, 3 का नहीं समझ में आया। अच्छा 3 वाला सवाल, 3 वाला सवाल, अच्छा ये है ही नहीं समझ में आया है। अच्छा ये देखो, ये एक समुच्चय दिया है, तो सबसे पहले यही समझना है ये कौन सा समुच्चय है, किस रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट लगाया एक्स कामा एक्स, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये तुरंत समझ जाना है रोस्टर रूप, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो बस ब्रैकेट पहले कोष्टक बनाओ, कोष्टक में ऐसा लिखो एक्स इस प्रकार है कि x एक, अब इसमें देख रहे हो एक जो है एक का वर्ग, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, बात समझ में आ गई? तो ये इसको लिखोगे कैसे, अब ये जो 1 2 3 4 5 ये दिख रहा है, ये प्राकृत संख्या है और ये प्राकृत संख्या के सारे वर्ग हैं, तो इसी चीज को लिखना है, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, खत्म। ठीक है, डन। अब बताओ इसमें ऐसी पहाड़ चीज क्या थी जो समझ में नहीं आई है बाबू, डन है, सभी को क्लियर है? एक का, अच्छा 4 का भी नहीं समझ में आया है, 4 का कौन सा रे बाबू, 3 कामा माइनस 3, इसमें किसमें कह रहे हो, 4 वाला क्वेश्चन तो हम दिए ही नहीं है, कोई क्वेश्चन तो 4 का ही नहीं, ये तो हाँ बाबू, ये 4 वाला, ये वाला कह रहे हो, 3 कामा माइनस 3, ये भैया एक क्या है, हल है, सॉल्यूशन है, तो वो किसका सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, अभी तो समझाया,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 का। अरे इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो देखो एक्स का वर्ग और 9 को क्या लिख सकते हो 3 का वर्ग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक बार ए प्लस बी, दूसरे बार ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा 2 निकलेगा। x प्लस 3 को 0 से कंपेयर करिएगा तो x का मान माइनस 3 निकलेगा, और x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू 3 निकलेगा। तो एक 3 निकला, एक माइनस 3, तो यानी इसको हल करने पर क्या आएगा 3 माइनस 3। डन है, खत्म। अब बताओ ऐसी चीज क्या है जो नहीं समझ में आई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, समुच्चय। समुच्चय मेरा प्यारा बच्चा, समुच्चय में हमने क्या सीखा, एक चीज, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते बेटा, समुच्चय कहते हैं। फिर हमने पहला चीज क्या पढ़ा, ये, दूसरा ये और ये में डिफरेंस, अंतर। इसका मतलब सदस्य बिलोंग्स की बात करता है, ये नॉट बिलोंग्स का बात करता है। मतलब ये समुच्चय में सदस्य है या नहीं, तब ये संकेत का बात करेंगे, और नहीं होगा सदस्य तो इस संकेत का बात करेंगे। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हाँ तीसरा हमने एक ये पॉइंट पढ़ा, तीसरा एक ये पॉइंट पढ़ा कि जब भी समुच्चय लिखोगे तो उसके कितने रिप्रेजेंटेशन है, दो तरह के हैं। एक होता है रोस्टर, रोस्टर, रोस्टर विधि कैसी होती है, इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से लिखी जाती है। बाबू बात समझ में आ रही है, इस तरह से। इसी चीज को अब हम अगर क्या भैया, अगर हम समुच्चय निर्माण में लिखें तो इसी चीज को कैसे लिखोगे बताओ। अगर इसी चीज को अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। देखो ध्यान से देखो कैसे लिखोगे। इसी चीज को अगर लिखना है तो x इस प्रकार है। अच्छा आप ही बताइएगा ये x है क्या, 1 2 3 प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। जो बेटा संख्या है इसमें दिखा दो इस तरह से दिखा दो, थोड़ा एडवांस रूप में, थोड़ा एडवांस रूप में। इसका मतलब समझ गए कि नहीं, इसका मतलब समझ गए कि नहीं, इसका मतलब कितने लोग समझे। इसका मतलब ये x एक कोई संख्या है जो 1 से लेकर के 5 तक है। इस बराबर का मतलब क्या है, 1 भी इंक्लूडेड है। इस बराबर का साइन मतलब 5 भी इंक्लूडेड है। डन है बेटा, बात समझे। नहीं समझे तो इसको हम कल समझाएंगे इस चीज को। नहीं हो तो बस इतना तक लिखो, इतना तक लिख दो, जो x एक प्राकृत संख्या है, जो x जो है वो 5 तक है, मतलब 1 से लेकर के 5 तक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस रूप हुआ है, ठीक है। इस चीज को हम और डिटेल में अभी हम कल समझाएंगे इस सारी चीजों को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझे कोई बात नहीं, आएगा फिर से समझ में आएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। हम एक एक पॉइंट को लेंगे, हर एक पॉइंट पे मेहनत करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है बाबू, चलो होमवर्क यही है, होमवर्क यही है कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे MATHEMATICS मैथमेटिक्स, स्पेलिंग सही है बेटा, देख लेना एक बार, मैथमेटिक्स स्पेलिंग सही है, MATHEMATICS सही है ना। हाँ इसी चीज को आपको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर तथा समुच्चय निर्माण रूप में लिख लोगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिख के लाना है, ठीक है। ये आपका पहला एक, मतलब मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी डीपीपी भी जाएगी, डीपीपी जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन देंगे, इसके साथ साथ 5 क्वेश्चन और भी मिलेंगे जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड। अगली क्लास में हम लोग मिल रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग, शायद कल तुम्हारा टेस्ट है, शायद में भी, तो शायद टेस्ट ही होगा कल, तो तैयार कर लेना, जो भी मैंने पढ़ाया वो तैयार कर लेना। तो कल आपका लाइव पोल होगा, टेस्ट, लाइव पोल टेस्ट, और नहीं होगा तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है। नोट्स इसी जो पहली क्लास हुई होगी ना उसी में नोट्स होगा,
मैं बता दूंगा कल मैं बता दूंगा कि अगर नोट्स अपलोड हो गए तो मैं दिखा दूंगा कि भाई नोट्स यहाँ पे है। ठीक है, जय हिंद बेटा। चलो, आप सभी बच्चों का हुंकार 2025 में हिंदी मीडियम में स्वागत है बेटा। स्वागत क्या भैया, सभी का स्वागत है। चलो, तो अगली क्लास में बेटा यही है कि लाइव पोल टेस्ट है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना जो भी पढ़े हो। ठीक है, और सुनो, जो भी आज समझे हो, जो भी त्रुटि है, जो भी अच्छा लगा बुरा लगा, या बुरा लगा तो ठीक है वो भी बता देना कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया। सारे बच्चे कमेंट करोगे, जितने लोग लाइव हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर कैसा क्लास लगा। अभी नहीं, क्लास अपलोड होने के बाद। क्लास अभी अपलोड हो जाएगा आधा एक घंटा पे ऐप में, तो उसके बाद सारे लोग वहाँ पे कमेंट करोगे। सारी चीज़ अगर अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा, जहाँ पे नहीं समझ में आया वो पॉइंट बताना, क्या नहीं समझ में आया वो पॉइंट बताना, ताकि हम अगली क्लास में उसको बताएंगे और उसका हम ऑलरेडी तुम्हें जवाब भी देंगे आज। ठीक है, उसका जवाब भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू बेटा।